जो वादे हुए थे आम आदमी पार्टी के, क्या वो पूरे नहीं हो पाए? इस पे क्या कहना है? बिना लीपापोती के सामने आके कह रहे हैं कि जी सारे काम कर दिए, ये 2 काम नहीं हो पाए जी, एक बार मौका दे दो, ये 2 काम भी कर देंगे। उस समय में 2-2 ढाई साल हमारे नेताओं को, ये इसके डिपार्टमेंट किसका था? जैन साहब का था। जैन साहब जेल में, अरविंद जी जेल में, लिहाजा काम ठप पड़ गया। उसके बाद जो आए उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को पुश करने की कोशिश की तो फंडिंग रोकी गई। जब बात दिल्ली के चुनाव की है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का चक्का जाम करेंगे, रोकेंगी। कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी। विनम्रता चक्का जाम सर एलजी भी करते हैं, फाइलें पास नहीं करते हैं। कूड़े के पहाड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। वो पहाड़ आज भी मेरे को दिखता है जब मैं घर से निकलता हूँ सर। वो पहाड़ लगभग खत्म होने के कगार। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा ये नहीं है, फिर भी सिर्फ इसलिए कि आपने मुद्दा तो है सर। 1000 रुपए की महिला सम्मान राशि हर महिला को दी जाएगी। 1000 रुपए तो डन है, इसमें एलजी की साइन की जरूरत नहीं है। वो सब हो गया, जो भी होना था। अच्छा, एलजी ने साइन कर दिए सब कुछ, जो मतलब इसको देने के लिए जो भी चाहिए वो सब हो चुका है। मुफ्त में कुछ जनता को देने से, उन्हीं के टैक्स के पैसे के जरिए देने से सरकार को नुकसान नहीं होता, करप्शन करने से होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है। आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं सर? आम देखिए, पार्टी का सिपाही क्या करता है? तय नहीं करता कि मैं क्या करूंगा। पार्टी का सिपाही इंतजार करता है अब क्या आदेश मिलेंगे। दिल्ली में पहले शराब नहीं बिकती थी और हम आए और हमने शराब बेचना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा बिक रही है सर। नहीं, झूठ है ये। अगर झूठ है तो सर एफआईआर कैसे हुआ? हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे, अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। दिल्ली तो सर यही देखती है ना, आम जनता तो यही देखती है कि कूड़ा पहाड़ है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है सर। के सारे सवालों का जवाब एक शख्स है, अरविंद केजरीवाल। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस की। देखिए, चुनावी घोषणा हो चुकी है, कुछ ही दिन बचे हैं और जो सवाल सबके दिमाग में चल रहा है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। काफी सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम जिन गेस्ट को लेके आए उनका हम वेलकम करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे जी, नमस्कार सर, वेलकम है आपका हमारे रॉ पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक हूँ सर। दिल्ली के चुनाव बहुत नजदीक हैं, सब पार्टियां जोर लगा रही हैं। इस बार क्या लगता है, दिल्ली की जनता आप पे फिर भरोसा कर रही है? नहीं, सब जोर लगा रहे हैं और ये उनके हक में है जोर लगाना। लेकिन दिल्ली के लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। दिल्ली का मैंडेट जो है वो ऑलरेडी पब्लिक है। दिल्ली की पब्लिक ने तय कर लिया है कि हर बार की तरह इस बार भी चौथी बार वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाएंगे। अब किसी के जोर लगाने से आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन परिणाम कम या ज्यादा सभी पार्टियों को दिल्ली में मालूम है कि क्या होने वाला है। दिल्ली के लोगों का फैसला है कि चूंकि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पॉलिसीज के वो बेनिफिशियरीज हैं। उन्होंने देखा है कैसे 2015 के बाद से लेके आज तक इस सरकार के होने की वजह से उनकी जिंदगी पहले से कितनी बेहतरीन हुई। लिहाजा वो बिल्कुल भी इस बार कोई अलग जनादेश नहीं आने वाला है दिल्ली के चुनाव से। पिछली बार या उसके पहले का जो जनादेश है वही रिपीट होगा। तो जनादेश जो है वो रिपीट होगा, ये प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। आपने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल रहेंगे। सर, इस पे डाउट लगता है लोगों को, अभी भी सवाल है, क्योंकि जो चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, सीएम पद तो नहीं मिल पाएगा सर। देखिए, तो ये डाउट लोगों को नहीं है, लोग क्लियर हैं। ये डाउट भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है कि नहीं वो सीएम नहीं बन सकते। अब इस बात के पीछे क्या है वो समझिए आप। भाजपा जब ये कहती है कि नहीं वो सीएम नहीं बन सकते, तो मतलब वो डर रही है कि वो सीएम ना बन जाएं, ये कहना चाह रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने से घबराती नहीं, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सीएम बन रहा है, कौन नहीं सीएम बन। पर उनके लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए तो जैसे पहले उनकी तमाम साजिशें जो है वो असफल हुई हैं, दिल्ली वालों के काम रोकने की या पार्टी को तोड़ने की या पार्टी के मंत्रियों नेताओं को तोड़ने की, वैसी साजिशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में इसके अलावा कोई तीर है नहीं। लिहाजा उनका भय जो है वो बार बार निकल के सामने आ जाता है और मुझे लगता है कि लाजमी है उनका डर, उनके डर को सम्मान। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो मन बना लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का डर तो वो सच साबित करके रहेंगे। सर, डर की बात तो सही है। पार्टी ऑफिस वो जा नहीं सकते, सीएम ऑफिस वो जा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, फिर काहे के सीएम? ये सब भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बड़ी
मजबूत है झूठ को फैलाने में। भारतीय जनता पार्टी ने इसके इर्द गिर्द ऐसी चर्चा गढ़ी है कि लोग नहीं, थोड़े लोग, मुट्ठी भर लोग ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम कैसे बनेंगे, जबकि आप कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे जी उसमें लिखा हुआ है कि भाई जी। सचिवालय में जाकर वो बैठे ना बैठे पर मुख्यमंत्री रह सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सीएम रह सकते हैं, वो एमएलएज का जो विधानमंडल का दल उसके नेता रह सकते हैं, सब कुछ रह सकते हैं, वो कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया आपको कि बीजेपी का जो भय है ना, दिल्ली की जनता उस भय को सही साबित करके रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार सीएम बना के रहेगी। बीजेपी कहती है कि झूठ फैलाने का काम आम आदमी पार्टी करती है सर, और जितने भी अभी हमने तमाम इंटरव्यूज देखे हैं वहां पे केजरीवाल जी भी कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया। वो खुद मानते हैं कि ये जो भी वजह रही हो, 2.5 साल कोविड का उन्होंने एक बताया कि कोविड की वजह से, बट सर कहीं ना कहीं जो वादे हुए थे आम आदमी पार्टी के, क्या वो पूरे नहीं हो पाए? इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी किस तरह के नेता हैं इसके मैं दो बहुत अच्छे उदाहरण दूंगा आपको। पहला उदाहरण, इस देश में पहली बार, मैं पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, मैं इस देश में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के मुखिया के तौर पे सार्वजनिक रूप से सामने आकर ये कहा कि अगर मैंने और मेरी सरकार ने दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए अगर काम किया हो तो वोट दीजिएगा, वरना वोट मत दीजिएगा। आप बताइए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई और दूसरा नेता जिसने यह कहने की हिम्मत जुटाई हो सामने आकर कि अगर आपके लिए काम किया हो तो वोट करो, वरना वोट करने की जरूरत नहीं है। बट वो तो दूसरा नाम नहीं मिलेगा। वो तो खुद मान रहे हैं काम नहीं हुआ। बताता हूं मैं, दूसरा नाम नहीं मिलेगा। एक बात में, और मैंने पहले क्लैरिफाई किया कि ये पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं मैं, पिछले चुनाव में मैंने ऐसा कहा था। दूसरा उदाहरण, ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखे तमाम वायदों को पूरा किया। जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें मैं भी आऊंगा जी। न सिर्फ घोषणा पत्र में लिखे वायदों को पूरा किया, बल्कि उनके बियॉन्ड जाके डिलीवर किया। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा वगैरह सब किया। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले घोषणा पत्र में तो 200 यूनिट फ्री करने का वायदा भी नहीं था। हमने अपने मैनिफेस्टो के बियॉन्ड डिलीवर करते हुए 200 यूनिट फ्री किया। पिछले घोषणा पत्र में महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करेंगे, ये जिक्र नहीं था, हमने वो भी करके दिखाया। पिछले घोषणा पत्र में हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, ये भी नहीं था, हमने ये भी करके दिखाया। तो वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो के बियॉन्ड डिलीवर किया। फॉरगेट अबाउट डिलीवरिंग ऑन आवर मैनिफेस्टो। एक बात तो ये है। दूसरी बात, 2020 का जब घोषणा पत्र आया उसमें भी सारे काम हुए, लेकिन कोविड आया, सही बात है। अरविंद केजरीवाल जी, दोबारा मैं कोट कर रहा हूं, इकलौते ऐसे नेता हैं कि वो साफ गोई के साथ बिना लीपापोती के सामने आके कह रहे हैं कि जी सारे काम कर दिए, ये दो काम नहीं हो पाए जी, एक बार मौका दे दो, ये दो काम भी कर देंगे। कौन से दो काम नहीं हो पाए और क्यों नहीं हो पाए, ये भी वो स्पष्टता से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई शुरुआत के 1.5-2 साल तो कोविड में निकल गए, उसके बाद हमारे नेताओं को उठा उठा के इन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया, लिहाजा सारे प्रोजेक्ट, सारी फंडिंग रोक दी, प्रोजेक्ट रोक दिए। इसलिए यमुना की सफाई के काम को पूरा करने का जो टारगेट 2025 का था हमारा, उससे हम पीछे रह गए। ईमानदारी से कह रहे, कोई लीपापोती नहीं है, सामने आके कह रहे जी इस बार उसको भी कर देंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं वो, एक और काम का आपने जिक्र किया, घर घर पानी पहुंचाने का काम। उन्होंने वायदा किया कि 2025 तक हम टैप वाटर आपका पीने लायक होगा, घर घर पानी पहुंचा देंगे, हम सब जगह पानी पहुंचा देंगे हम। ये एक दूसरा वायदा था जो उन्होंने किया था 2020 के घोषणा पत्र में, और ये भी नहीं हो पाया। और कारण स्पष्ट है कि 2 साल का समय चला गया कोविड में। इसके बाद जो समय बचा हमारे पास, उस समय में 2-2, 2.5 साल हमारे नेताओं को, ये किसके डिपार्टमेंट किसका था, जैन साहब का था। जैन साहब जेल में, अरविंद जी जेल में, लिहाजा काम ठप पड़ गया। उसके बाद जो आए, उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को पुश करने की कोशिश की तो फंडिंग रोकी गई। तो ईमानदारी से जो 2 काम नहीं हो पाए, मैच मान लो 100 काम है, 100 में से 2 नहीं हो पाए, 98 हुए हैं। और उस 98 के होने की वजह से दिल्ली की जनता बेइंतहा खुश है। वो भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाले। उन्होंने मन बना लिया तो बना लिया कि चौथी बार सीएम केजरीवाल जी होंगे। सर, हमारी जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें सिर्फ 2 पार्टी का नाम आया, बीजेपी और आप। कांग्रेस नहीं है रेस में? नहीं, कांग्रेस तो देखिए, मैं बताऊं आपको, इस चुनाव में ना 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है। एक तो आम आदमी पार्टी, जिसका कोई लॉस नहीं है,
और इनफैक्ट तीनों पार्टियों का ही मैं बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी का कोई लॉस नहीं होगा इस चुनाव में, क्योंकि 62 सीटें पहले आई थी। हो सकता है इस बार 64-65 आ जाए, 66 आ जाए, या हो सकता है 61 आ जाए, 60 आ जाए। तो मोटा मोटा कोई लॉस नहीं है। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार 8 आई थी, 8 भी आ जाए तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि 8 आ रही हैं उनकी इस बार। वो अपने पिछले परफॉर्मेंस को रिपीट करने की भी स्थिति में नहीं है, तो मोटा मोटा उनको भी कोई लॉस नहीं है। और तीसरी पार्टी जिसका जिक्र आपने किया, उस पार्टी का तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। आंकड़ों के टर्म्स में, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, पिछली बार जो सीटें आई थी उतनी ही इस बार आएंगी, उतनी ही हर बार आएंगी। तो इस चुनाव में जब तीनों पार्टियों का नुकसान नहीं, तो इससे एक मैसेज साफ निकल के सामने आता है। क्या पब्लिक ने तय किया हुआ है कि क्या करना है, और पब्लिक मैंडेट को रिपीट करेगी। अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार सीएम बनेगी। बट सर केजरीवाल तो राहुल गांधी को काफी सपोर्ट किए थे इंडिया ब्लॉक में। अब दोनों जो हैं स्टेटमेंट्स पे ऐसा लगता है कि हम लोग साथ नहीं हैं। तो बिल्कुल सही कहीं ना बात है। कहीं हमने राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी दरकिनार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। वो समर्थन किसी एक पार्टी के एक राजनेता को नहीं था। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के नाते जितने भी लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने रहने से इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है, ऐसे तमाम लोग उस इंडिया ब्लॉक परिवार का हिस्सा बने, एक साथ हुए, एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन मकसद के लिए। तो जो समर्थन था उस मकसद को था, न कि किसी एक पार्टी को या किसी एक पार्टी किसी एक नेता को था। ठीक है, वो देश बचाने की लड़ाई थी। अब जो लड़ाई है वो देश बचाने की दिगर दिल्ली बचाने की लड़ाई है। और दिल्ली बचाने की लड़ाई की जब बात आई तो आप देखिए उसी इंडिया ब्लॉक परिवार के सारे घटक दलों ने किसका समर्थन किया? आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का। क्योंकि उनको मालूम था कि जब बात दिल्ली के चुनाव की है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का चक्का जाम करेंगे, रोकेंगी। कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी, विनम्रतापूर्वक। चक्का जाम सर एलजी भी करते हैं, फाइलें पास नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा एक शेर है, मैं उस शेर के जरिए अपनी बात को जवाब के तौर पे रखूंगा कि हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। तो यही वो फर्ज भी अगर 2025 के चुनावों के बाद भी जारी रखेंगे तो कैसे हमारे दिल्ली को तो वो जो इसका पॉलिसीज जो आम आदमी पार्टी लेके आ रही है जी बिल्कुल सही उसका कहा, बेनिफिट बिल्कुल कैसे ठीक। मिलेगा सर? हमने जवाब पहले ही दे दिया, मैं उसको रिफ्रेज करता हूँ। मैंने कहा ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के तरकश में जितने तीर थे उन सारे तीरों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। काम रोकना, फंड रोकना से लेकर के फर्जी आरोप लगा के जेल भेजने तक, और पार्टी को खरीदने तोड़ने की तमाम कोशिश जो भी हो सकता सब कुछ कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब उनके पल्ले कुछ बचा नहीं। दोबारा नहीं, चौथी बार भी अगर सीएम बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, तो अब कुछ बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास उनके तरकश में इस्तेमाल करने के लिए। और इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों, कोशिशों को दरकिनार करके भाजपा के अहंकारी सियासी चेहरे पर दिल्ली की जनता ने जो जोरदार तमाचा लगाया, इसका ये मतलब निकाला जाएगा। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वैसी हिमाकतें करने की कोशिश करेगी, और करेगी भी तो उनके सारे सवालों का जवाब एक शख्स है, अरविंद केजरीवाल। सर बिल्कुल। और चुनाव की जो घोषणाएं हो रही मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए गए। महिलाओं को लेकर सर काफी वादे किए जाते हैं, पुरुषों के लिए कोई कुछ नहीं करता है सर। आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा विचार बनाया है कि हमारे लिए भी कुछ हो। महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, मेट्रो सुविधा फ्री, बस फ्री। सर पुरुषों के लिए देखिए सर कुछ तो होगा। मोटा मोटा जो हमारा समाज है ना, वो समाज पितृसत्तात्मक समाज है। मोटा मोटा, मैं बाय एंड लार्ज बात कर रहा हूँ। मैं इस पितृसत्तात्मक समाज या इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो डोमिनेंट जेंडर है वो मेल है। और ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी बनती है सरकारों की कि वो कुछ ऐसा करें कि जो नॉन डोमिनेंट जेंडर है उनको पहले से ज्यादा एम्पावर करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कितना एम्पावर करें सर? मैं बताता हूँ आपको। तो एक उदाहरण के जरिए मैं अपनी बात को समझाता हूँ। मैं दिल्ली के अंदर महिलाओं की सरकारी बसों में यात्रा जो है वो मुफ्त है। ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च हुई बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तमाम तरह की बातें निकल के आई। लेकिन इस एक स्कीम से क्या क्या बदला है, एक
इंटरनेशनल एनजीओ ने इसके ऊपर सर्वे करके प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स दिया, डेटा दिया है, और वो डेटा पब्लिक में है। आई जस्ट डोंट वांट टू नेम द एनजीओ, बट वो डेटा पब्लिक में है। और वो ये बताते हैं कि इस एक योजना के लागू होने से महिलाएं फाइनेंशियली एम्पावर हुई, एक फायदा। बसों में यात्रा करना उनके लिए सहज हुआ, दूसरा फायदा। और बसों में यात्रा करने से चूंकि उनकी संख्या ज्यादा होने लगी बसों में यात्रा करने वाले महिलाओं की, वो पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी इस एक निर्णय से। इस एक निर्णय से जब महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा जी, जो पति कमा के लाता है उसमें से कुछ हमें देता है, वो हम उसको ना मान नहीं पाते कि अपना है, पर ये जो बस में ट्रेवल करते हैं हमारा खर्चा होता है वो हम बचा लेते हैं 1000 रुपया, तो हमको लगता है कि हमारे केजरीवाल ने दिया, हमारे भाई ने दिया है, हमारे बेटे ने दिया है, और उस पैसे का इस्तेमाल ऑनेस्टली हम अपने ऊपर कर पाते हैं। या कोई बहुत मुश्किल आ गई तो वो जोड़ के रखते हैं, तो उसको हम, आप देखिए कि इस एक डिसीजन से एक महिला की जिंदगी में मल्टी डायमेंशनल चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। वो एम्पावर हो रही है, वो सेफ हो रही है, वो सिक्योर फील कर रही है, वो पहले से ज्यादा सह। और दिल्ली या हमारा देश ऐसी जगह है जहाँ पे सरकारी बसों के अंदर महिलाएं लग्जरी के लिए ट्रेवल नहीं करती, आराम तलबी के लिए ट्रेवल नहीं करती, जरूरत के लिए ट्रेवल करती हैं। लिहाजा इस बात को भी समझिएगा, जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात मैं कह रहा हूं, कि जो महिलाएं जरूरत के लिए बसों में ट्रेवल कर रही हैं वो कितना कमाती होंगी? 15,000, 20,000, इससे ज्यादा नहीं। ऐसी महिलाओं की जेब में अगर 1,000, 2,000 रुपया बचा रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत दे रहे हैं महंगाई के इस दौर में। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का हमारा समाज है, पुरुषों की और सरकारों की, सबकी ये साझी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना करना है कि उनकी जगह हम छोड़ दें। वो अपना स्पेस ऑक्युपाई करने की ताकत रखती है, वो कर लेंगी तो अपने लिए बहुत अच्छा कर लेंगी। हम पुरुषों को उसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सर, महिलाएं बहुत ताकत रखती हैं, जैसे कि आपने कहा कि इतने पैसों से जो हम खर्चा देते हैं उनसे वो खुश नहीं रहती। पर जिस तरीके से केस चल रहे हैं सर, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, अगर आपकी बात मैं आम आदमी पार्टी को इसमें लेके आऊं, कई सुसाइड्स अटेम्प्ट हुए, वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ताकतें हमने दी महिलाओं को, और उसकी वजह से जो केसेस इतने बड़े हैं सर, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, केजरीवाल जी भी हमारे पुरुषों के भाई हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठाया सर। जी जी बिल्कुल भाई हैं। अभी रिसेंटली 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने 4 घटनाएं हो चुकी हैं सर। हाँ, और जिनमें से 2 बहुत वायरल हुई, 3 इनफैक्ट बहुत वायरल हुई, पर घटनाएं 4 हुई जो काफी पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनी, वो चारों घटनाएं। और उन घटनाओं ने इस देश की आधी आबादी, और मैं आधी आबादी जब कह रहा हूँ तो मैं मेल जेंडर की बात कर रहा हूँ, को अंदर से झकझोरा, और अलग अलग तरह के कॉन्वर्सेशन थ्रेड स्टार्ट हुए, जिसमें कई सारे लोगों ने इस बात की वकालत की कि जो कानून है उन कानूनों में बदलाव हो, और उन कानूनों में बदलाव के अलावा कुछ नए कानून इस तरह से इंट्रोड्यूस हो कि जो मेल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें। मुझे लगता है कि कानून बहुत सारे हैं, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि कानूनों की कमी है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रभावशाली तरीके से वे कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं। उन कानूनों के लागू करने के पीछे का जो ढांचा है, ये उस ढांचे की कमी है, ये व्यवस्थागत कमियां हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं 1 बार 2 बार और बार बार रिपीट हो रही हैं। और ऑफ कोर्स जो लॉ मेकर्स हैं, इंक्लूडिंग, जब मैं लॉ मेकर्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्टोरल स्ट्रक्चर की भी बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अगर सफिशिएंटली सेंसिटाइज हों और वो इस समस्या के इस दूसरे हिस्से पे नजर डाल पा रहे हों, तो उनकी तरफ से ऐसे पर्याप्त प्रयास हों ताकि प्रभावशाली तरीके से जो कानून एग्जिस्टिंग है, जो लॉज एग्जिस्टिंग है, वो इम्प्लीमेंट हो और इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सके। तो आम आदमी पार्टी ये मानती है कि इसका भी दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, और जहां भी मिसयूज हुआ है वो भी गैर कानूनी है। आप समझिए, कानून का सही इस्तेमाल तो ठीक बात है, जहां कानून की आड़ में कुछ गलत हो रहा है वो भी गलत है, वो भी इलीगल है, और उसके लिए भी जो कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइंड है हमारे कानून के किताब के अंदर, उसके हिसाब से कार्रवाइयां होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इसी चीजें रिपीट ना हो। बस मैंने कहा ना कि इन कानूनों के पीछे का जो ढांचा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है इन कानूनों के प्रभावशाली तरीके से लागू होने की, वो और संवेदनशील हो जाए, प्रभावशाली हो जाए और क्विक हो जाए, फिर देखिएगा नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे
एम्पावरमेंट करने की जरूरत है बिल्कुल पुरुषों को। बिल्कुल सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। वो अगर सेंसिटाइज हो जाए, वो जब मैं कह रहा हूँ सेंसिटाइज करने की, तो मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो अपर्याप्त है, कहीं ना कहीं वो पर्याप्त हो, समझ विकसित हो, तो ये चीजें प्रभावशाली तरीके से लागू होंगी और इस तरह के घटनाओं को हम दोबारा रिपीट होने से रोक सकते हैं। जी सर। सर, जब हमने पिछले चुनाव हुए थे, वहां पे एमसीडी के चुनाव, कूड़े के पहाड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। वो पहाड़ आज भी मेरे को दिखता है जब मैं घर से निकलता हूँ सर। आप कोई कहाँ बदलाव? रहते हैं? दिल्ली रहता हूँ, नहीं, दिल्ली में गाजियाबाद, कहाँ? एनसीआर, वेस्ट वसुंधरा। वसुंधरा रहते हैं, तो आप गाजीपुर वाला देखते होंगे। जी, पहाड़ दिखता है मेरे को। हाँ हाँ, और मैं यही कहता था कि यहाँ पे कुछ पार्क बनेगा, राइट। और आज तक वो पार्क नहीं बन तो पाया अभी सर। आप जाके देखिए, क्या चार कोनों पे 4 पहाड़ हैं। जी। आप मेरे साथ चलिएगा, चाहे तो इस शो के बाद चलिए, जब भी चलिए। आप भलसवा वाला देखिएगा, सबसे बुरा पहाड़ वही था। भलसवा जो बादली के पास हम्म पड़ता है, जब आप हम्म हरियाणा से आते हैं, हम्म जीडी कनाल रोड पकड़ के हम्म आते हैं, तो वहाँ दिखता है। वो पहाड़ लगभग खत्म होने के कगार पे है, लगभग खत्म होने के कगार पे है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा ये नहीं है, फिर भी सिर्फ इसलिए कि आपने मुद्दा पूछा तो है, है सर। इस चुनाव में नहीं, ये तो निगम का मसला है ना। निगम का चुनाव तो 2 साल बाद है, तो निगम के चुनाव बट के दिल्ली मुद्दों तो के सर ऊपर यही देखती है ना, आम जनता तो राइट यही राइट देखती है कि कूड़ा पहाड़ नहीं, है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है सर। प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली स्पीकिंग, निगम के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करें, टोल टैक्स कलेक्शंस की बात करें, एडवर्टाइजमेंट टैक्स कलेक्शन की बात करें, हाउस टैक्स कलेक्शन की बात करें, क्लीनिनेस की बात करें, ये सारे मुद्दे रेलेवेंट तो हैं दिल्ली के लिए, लेकिन ये मुद्दे रेलेवेंट है एमसीडी के इलेक्शंस के लिए। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि, और गाजीपुर के पहाड़ के भी आप डेटा निकाल के देखिएगा, पहले से भलसवा वाला और गाजीपुर वाला दोनों का टेंडर एक साथ गया था, लेकिन गाजीपुर वाली जो कंपनी थी उसमें कुछ गड़बड़ हुई, तो 6 महीने तक उसने काम, तो वो काम लेट स्टार्ट हुआ, इसलिए वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ है। और भलसवा वाला जाके देखेंगे तो बहुत थोड़ा रह गया है, और आने वाले कुछ महीनों में देखिएगा गायब हो जाएगा। तो पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, देखिए सरकारें सब वही है, व्यवस्था वही है, नियत का फर्क होता है। हमारी सरकार की, चाहे एमसीडी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, नियत साफ है कि जो कमिट किया है वो करना है। और इस बात को लेकर जनता में कहीं कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। लोग कहते हैं कि यार नहीं हुआ है, ठीक बात है, मान लेते नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल ने बोला है ना, तो आज नहीं तो कल होगा। ये क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी की सरकार की, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में। अच्छा सर, ये भी सवाल चलते हैं कि डीटीसी में ट्रेवल्स फ्री करने से लॉस में चलेगी कंपनी डीटीसी। सब तो मार्शल्स लेके आए, तो मार्शल्स ने भी, उनको सैलरी नहीं दिया गया, प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, आम आदमी पार्टी वहां पे भी विफल रही। ये सवाल उठते हैं। और आपको जी, जो लोग आपको समझाने की कोशिश करें कि ये वही सवाल है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, और फ्री करने से जी नुकसान हो जाता है। जो भी ये बातें समझाए, आप तुरंत समझ जाओ कि ये दरअसल जो मसला है उससे मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या प्रॉफिट हुआ है सर? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, शानदार एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, और डेटा के साथ देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ बगल में उत्तर प्रदेश है, यूपी है, कौन सी पार्टी की सरकार है वहाँ पे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर विरोधी हैं, फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, रेवड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो भी करते देते हैं, लेकिन वो अब वही है कि गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, शर्माएंगे। महाराष्ट्र में भी उन्होंने फ्रीबीज दिए थे, बट फिर भी वो लोग मुखर विरोधी हैं, और रेवड़ी कह के हमने इस रेवड़ी को एक्सेप्ट कर लिया, तब उन्होंने कहना बंद किया, बट वही कहते हैं, मुखर विरोधी वही हैं। तो ये मान लेते हैं कि भाई वहां पे रेवड़ी नहीं बटती होगी, वहां पे फ्रीबीज नहीं देते होंगे। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है और वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है? प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे थे। यहां हम फ्रीबीज देते हैं, तब भी 7,500 करोड़ रुपए के सरप्लस पे यहाँ की सरकार की अर्थव्यवस्था है, और वहां वो नहीं देते हैं तो 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं पिछले साल की सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, पिछले साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसला फ्रीबीज देना नहीं है। आप जनता के टैक्स के पैसे से, आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, आप रेवड़ी दीजिए, मिठाई कहिए, फ्रीबीज कहिए, आप जनता के टैक्स के पैसे को जनता के पास उनकी सेवा करके लौटा रहे हो। ये फ्रीबीज नहीं है कोई, हम दिलीप पांडे, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जैसे पैसे थोड़ी दे रहे हैं, जनता का ही टैक्स का पैसा है। आप जब भ्रष्टाचार करते हैं तब नुकसान होता है, आप जब करप्शन करते हैं तब खजाना खाली होता है। और इसी वजह से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं तब भी खजाना खाली नहीं होता, और वहां रेवड़ी नहीं देते लेकिन करप्शन होता है, इसलिए खजाना खाली हो जाता है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं कोई बड़ा शानदार एग्जांपल लेता हूँ। 2015 में जब हम आए सरकार में,
तो हमने 20,000 लीटर पानी तब से लेके आज तक मुफ्त किया हुआ है। पता है आपको, दिल्ली के अंदर जो भी मीटर लगाया हुआ है, पानी आता है उसके यहाँ अगर 20,000 लीटर पानी का बिल नहीं आएगा, मुफ्त है ये। जब हमने लॉन्च किया, साल भर बाद विपक्ष जो है चीखने चिल्लाने लगा कि इससे नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने इस पॉलिसी के पीछे की जो इकोनॉमिक्स है उसको नहीं समझा। इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। जब हमने 20,000 लीटर तक का पानी मुफ्त किया, इसका मतलब ये था कि 20,000 लीटर से अगर ऊपर खर्च करेंगे तो आपको पूरे का पैसा देना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पब्लिक ने पानी बचाना शुरू कर दिया। जो लोग पाइप लगा के धनाधन गाड़ी धो रहे हैं, अब वो बाल्टी से गाड़ी धोने लगे। और एज ए रिजल्ट ऑफ विच 1 साल बाद जब रिकैलकुलेट रिवाइज एस्टिमेट सबमिट हुए दिल्ली जल बोर्ड के, तो दिल्ली जल बोर्ड 170 करोड़ रुपए के फायदे में था, नुकसान में नहीं था। नुकसान एक और चीज हुई, लोगों को फायदा चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने मीटर नहीं लगवाया था, फायदा चाहिए, मीटर लगवाना शुरू कर दिया। मीटर लगवाना शुरू किया तो जो रेवेन्यू लीकेज था वो भी बंद हो गया। तो ये मुफ्त में कुछ जनता को देने से, उन्हीं के टैक्स के पैसे के जरिए देने से सरकार को नुकसान नहीं होता, करप्शन करने से होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहे हैं। सर, पिछले 10 मिनट से आपने आम आदमी पार्टी को इतनी तारीफ की, केजरीवाल जी को डिफेंड किया। सच बोल रहा हूं मैं, आपको तारीफ लग रही तो मैं क्या करूं? आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं सर आम आदमी पार्टी से? मैं चुनाव वाला आदमी नहीं था कभी। मैं संगठन का व्यक्ति था। आपको पता होगा 2013 में जब चुनाव कुछ छुपा रहे पहली हैं बार, सर। हाँ बता रहा हूँ, कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, आप जो खुल के पूछ नहीं रहे मैं वही बता दूंगा। मैं वही खुल के नहीं पूछ रहे हैं, मैं खुल के बता दूंगा। मैं तो बड़ा ओपन आदमी हूँ। तो 2013 में उम्मीद रखेंगे कि सही जवाब हो। बिल्कुल सही जवाब देंगे, 100% सही जवाब देंगे। 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में, उस समय मैं चुनाव का कैंपेन देख रहा था। बहुत कम लोग थे तो मैं ही सारा काम किया करता था और संगठन का काम देखता था। 2015 में मैं को कन्वीनर था, फिर से इलेक्शन कैंपेन में देख रहा था और 70 में से 35 विधानसभाओं के संगठन की जिम्मेदारी मेरे पास थी। और उसके बाद में हमने सरकार बनाई और उसके बाद में कन्वीनर हो गया, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना और मैं संगठन की जिम्मेदारी लगातार देखता रहा। मतलब मैं संगठन का व्यक्ति था। बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे मुखिया ने कहा कि दिलीप चुनाव लड़ो, तो हमने लोकसभा लड़ा। मैं हार गया, मन बड़ा खराब लगा कि अरे इससे अच्छा संगठन के काम करते रहते हैं हम। फिर नहीं यार चिंता मत करो, लोकसभा चुनाव हमारा नहीं था, ये विधानसभा लड़ो, ये अच्छा चुनाव है। ये लड़े और जीते और 5 साल जनता की सेवा करी, अच्छे अच्छे काम किए। अब मैंने कहा भाई ये हो लिया, एक लड़के हार के देख लिए और एक लड़के जीत के देख लिए, अब मैं वापस संगठन का काम करना चाहता हूँ। अरविंद जी ने कहा ठीक है, संगठन का काम करो। तो आम आदमी पार्टी की जो कुल राजनीति है ना, जो टोटल पॉलिटिक्स है 100% की अगर हम बात करें, उस टोटल पॉलिटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है चुनाव लड़ना, जीतना, हारना। उसके दिगर बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे काम होते हैं और इन कामों को करने के लिए विश्वास पात्र लोग बहुत थोड़े हैं। मुझे फक्र था, है और रहेगा कि मैं संगठन का हिस्सा बनकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे भी? नहीं लड़ रहा हूँ। आगे देखिए, पार्टी का सिपाही क्या करता है, तय नहीं करता कि मैं क्या करूंगा। पार्टी का सिपाही इंतजार करता है अब क्या आदेश है मेरे लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का अनुशासित सिपाही होने के नाते अभी मैं इस चुनाव में लगा हुआ हूँ। मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो पूर्वी लोकसभा देख रहा हूँ मैं, मीडिया इंटरेक्शंस की जिम्मेदारी मेरे पास है, वो देख रहा हूँ मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठता हूँ मैं। और इस चुनाव अभी स्टार कैंपेनर हूँ, तो लगभग 20-25 विधानसभाओं में मेरी सभाएं लगी हुई हैं, पदयात्राएं लगी हुई हैं, वो भी कर रहा हूँ मैं। और चुनाव के बाद अभी जो जिम्मेदारी मिली वो निभा रहा हूँ। चुनाव के बाद जो दायित्व मिलेगा उसको भी हंसते मुस्कुराते। देखिए, मैं इस पार्टी में एक चीज में बहुत प्राइड, बहुत घमंड महसूस करता हूँ मैं, कि मैं इस पार्टी में शायद उन गिने चुने लोगों में से एक हूं जिन्होंने जंतर मंतर पे कुर्सी लगाने, दरी बिछाने, प्रोटेस्ट में लाठी खाने, डिटेन अरेस्ट होने से लेकर के तिहाड़ जेल जाने, लोकसभा चुनाव लड़कर हारने और विधानसभा लड़कर जीतने, विधायक बनने और सत्ता पक्ष का मुख्य सचेतक बनने तक की संपूर्ण यात्रा आ रहा हूं, कंप्लीट साइकिल को तय किया हुआ है। तो मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे पास सब कुछ करने का अनुभव है, कुछ भी करवा लो, कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अच्छा सर, एक सेकंड लास्ट सवाल है। केजरीवाल जी ने जब अनाउंसमेंट किया, महिलाओं को 2100 रुपए दिए, तो वो ट्वीट के नीचे बहुत सारे सवाल थे, हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो उनमें से कुछ क्यों पढ़ते हैं आप? कुछ और पढ़िए। नहीं सर, ये वो सवाल है जो आपको जवाब देने बहुत जरूरी है सर, क्योंकि दिल्ली वाले जानना चाहते हैं। उसमें ये सवाल थे कि पहले 1000 रुपए का फॉर्म भराया, आज तक नहीं आया। दूसरा कि अगर 2100 रुपए हर महिलाओं को हम देते हैं, चलो 60 लाख महिला मानते हैं दिल्ली में,
तो अगर इतना पैसा महिलाओं को ही चला गया, मेरा टैक्स का पैसा है, मैं अपनी महिलाओं को अगर इतना पैसा मेरे टैक्स का पैसा जा रहा है तो मैं क्यों आपको वोट दूंगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना वो आम आदमी पार्टी के इस वर्ष के चुनाव के घोषणा पत्र का हिस्सा है कि जब सरकार बनेगी उसके बाद हम करेंगे। यानी अभी तक सरकारी घोषणा क्या है, जो कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ है, जो विधानसभा में पास हुआ है, और वो क्या है, 1000 रुपए की महिला सम्मान राशि हर महिला को दी जाएगी। कब पास हुआ सर ये 1000 वाला? पास हो चुका है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, तो क्या होता है, इसकी प्रोसेस है ना इसका। पहले विधानसभा में बजट में इसको लागू किया गया, बजट में आने के बाद कैबिनेट नोट बनता है, वो कैबिनेट नोट बन गया, मतलब इसका जो कैबिनेट बन गया मतलब अब ये हो गया। 1000 रुपए तो डन है, इसमें एलजी की साइन की जरूरत नहीं है, वो सब हो गया जो भी होना था। अच्छा, एलजी ने साइन कर दिया, सब कुछ, जो मतलब इसको देने के लिए जो भी चाहिए वो सब हो चुका है, कैबिनेट ने पास कर दिया। अब एलजी साहब या भारतीय जनता पार्टी की बस की नहीं है इसको रोक पाना, ये होगा चाहे कुछ हो जाए, ये होना है। जैसे बाकी ये काम होते हैं ये भी होगा, इसमें कुछ इफ बट किंतु परंतु नहीं है। 2100 वाला जो है वो अगर लागू होना है तो सरकार के बनने के बाद इस योजना को दोबारा एस्टिमेट में, जो इसके बजटरी इम्प्लीकेशंस हैं वो एस्टिमेट्स में आएंगे, तो हाउस में पास होगा, फिर कैबिनेट में पास होगा। कैबिनेट में इस बार ये पास होगा कि 1000 रुपए वाले को 2100 बढ़ा दिया जाएगा। कैबिनेट में पास होने के बाद कैबिनेट इलेक्टेड का जो डिसीजन है ना वो सुप्रीम है और उसी को लागू किया जाएगा, उसी को फॉलो किया। आज जो सरकार चल रही है दिल्ली में, उनमें जो भी फैसले होते हैं वो कैबिनेट के फैसलों के बाद लागू किए जाते हैं। बहुत सारे फैसले लागू हुए, ये भी लागू होगा। नहीं सर, मैं समझना चाहता हूँ, मैं रोकूंगा आपको कि ये फैसला कब अप्रूव हुआ, 1000 वाला कब हुआ? ये इलेक्शन से समय देंगे, नेटवर्क नहीं, गूगल करके दिखा देता मैं आपको। काफी दिन हो गए, मतलब कुछ महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए होंगे, आप गूगल करिएगा तो एक 2 तारीखें मिलेंगी आपको। एक वो तारीख मिलेगी कि जब दिल्ली की विधानसभा में ये अनाउंसमेंट हुआ, हाँ। जब इसके बजटरी प्रोविजंस कर दिए गए थे जो, और उसके बाद जिस दिन कैबिनेट में पास हुआ वो भी आपको खबर मिल जाएगी। प्रॉपर देखिए, कैबिनेट की खबर तो अखबारों में छपती, मीडिया में कवर होती है, तो कैबिनेट में जिस दिन आ गया वो भी खबर आपको मिल जाएगी। अब 2100 रुपए का प्रपोजल है वो अगली सरकार का हिस्सा हो जाएगा वहां पे। और रहा सवाल टैक्स पेयर्स की मनी का, मैंने फिर आपको बताता हूँ, मैं वही बात, उसी पुरानी वाली बात पे आता हूँ। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। दिल्ली की सरकार इकलौती सरकार है कि दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा पूरा का पूरा उनके ऊपर ही खर्च कर रही है। दिल्ली की जनता को चिंता करने की आवश्यकता तब है कि जब ये 2100 रुपए तो दिया लेकिन हमने बाकी की योजनाएं बंद कर दी। नहीं, ऐसा कुछ हो ही रहा। आपको जो लाभ पहले से मिलते आ रहे हैं वो सारे लाभ मिलते रहेंगे, तो आपको चिंता छोड़ दीजिए। केजरीवाल जी ने 30,000 करोड़ रुपए के दिल्ली के बजट को 76,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाकर ये साबित किया है कि सब ढकोसला और प्रोपेगेंडा है। सरकार की नीयत साफ हो, सारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकारों के पास पैसा पर्याप्त होता है, नीयत नहीं होती है सिर्फ। अच्छा सर, आम भाषा में समझें कि 2100 रुपए पैसा तो हम दे रहे हैं महिलाओं को, तो बीजेपी भी अभी पैसे दे रही है महिलाओं को, तो उस पे हम क्यों आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पैसा बांट रही है? नहीं, वो उनकी जो घोषणा पत्र की घोषणा उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद ये है कि आचार संहिता के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता खुलेआम कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। उसके ऊपर, उनके ऊपर तो एफआईआर भी हो गई है। अब उस एफआईआर को सिर्फ एफआईआर तक सीमित रखा जाएगा कि उनके ऊपर और कोई कड़ी कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन जो अपनी निष्पक्षता को स्टैब्लिश करने के लिए उनकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, ये लीगल एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। बट किसी की घोषणा पत्र के वादों पे कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इस बात पे है कि कैसे आप 1,000 रुपया कैश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जूते बांट रहे हैं, आप चादरें बांट रहे हैं, आप सोने की चेन बांट रहे हैं, आप टीवी बांट रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये सब ठीक बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार जो दिल्ली के लोगों ने देखा है, जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ देखा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब दिल्ली में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन भी इन लोगों के खिलाफ नहीं हो पा रहा है। आखिरी सवाल सर, इससे पहले हम पॉडकास्ट खत्म करें। सबसे पहले हम ये बात करते थे कि जो शराब है, गुटखा है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, सरकारों को बैन कर देना चाहिए। फिर हम एक नीति लाते हैं, लिकर पॉलिसी आती है दिल्ली में, जहाँ पे उनको बढ़ावा देते हैं। केजरीवाल, जैसे कि आपने कहा कि हमारे भाई हैं, तो भाइयों के बारे में भी सर सोचना चाहिए कि अगर इसको हम बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पे भी नुकसान है। अगर सरकार ही बढ़ावा दे रही है तो क्या इससे हेल्थ कंसर्न नहीं होंगे सर आम जनता को? हमने कब
कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग एक्साइज पॉलिसी है उसमें उसको हम बैन कर देंगे यहाँ पे। जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट यू, ऐसा कभी हमने कहा नहीं था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा नहीं था कि दिल्ली में पहले शराब नहीं बिकती थी और हम आए और हमने शराब बेचना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा बिक रही है सर। नहीं, झूठ है ये भाई, तो मैं कह रहा हूँ। अगर झूठ है तो सर FIR कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको, FIR कैसे हुई, बेल की हुई, तो पूरी लंबी कहानी है। आज तक मोटी बात बताता हूँ मैं, सिर्फ एक नोएडा की बात करें हम, नोएडा एक शहर है, दिल्ली तो एक राज्य है। आबादी की तुलना कर लीजिए, एरिया की तुलना करिए, खाली नोएडा में 750 से ज्यादा लीकर की शराब की दुकानें हैं और पूरी दिल्ली में 450 दुकानें। आप डिफरेंस देख रहे हैं, एक शहर में सिर्फ 750 दुकानें हैं और एक राज्य में महज 450 दुकानें, जिनको ये बताया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया। हकीकत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी कहानी तैयार की। दे आर वेरी गुड एट स्क्रिप्ट राइटिंग, और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जो सो कॉल्ड एलिज्ड लिकर स्कैम है उसमें किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी पेपर एविडेंस या मनी ट्रेल आज तक किसी भी कोर्ट में, चाहे ईडी की कोर्ट हो चाहे CBI की कोर्ट हो, आज तक बीजेपी या ईडी या CBI स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। क्या है कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर हियरसेज हैं कि इसने कहा कि मैंने सुना कि उन्होंने पैसे लिए, उसने कहा कि मैंने इनको देखा कि उन्होंने इनको फोन करके, सिर्फ कहानियां हैं। कहानियां कैसे कैसे लोगों की हैं। एक ऐसे आदमी की गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया जो पहले आरोपी था और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो पैसा देता है तो उसको बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद वो और पैसा देता है और वो अप्रूवर बन जाता है। क्या मजाक चल रहा है? इस देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। ईडी और CBI को पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं दसियों बार ऐसी टिप्पणियां करी हैं कि इन सारी संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग करके इनकी इज्जत को मिट्टी मिला दिया गया है। और ये होने के पीछे की वजह क्या थी कि उन्होंने पहले हमको तोड़ने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, फिर कहा आप नहीं मानोगे तो जेल में डाल देंगे। वो भी करके देख लिया, लेकिन पार्टी टूटी नहीं, सरकार गिरी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अब टिके रहे और अब चुनाव लड़ रहे हैं और दोबारा सरकार बनाएंगे, चौथी बार CM बनेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तर्कश के सो कॉल्ड तीर हैं जो अब नाकाम हो चुके। सर ये बहुत डरावनी पिक्चर आपने बताई कि अगर CM होके भी, जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी कहा जाएगा, फिर सोचिए आप। सोचिए तो फिर क्या कहेंगे सर इस पे कानून? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमारे देश के जो गृह मंत्री महोदय हैं अमित शाह जी, उनको सामने आके सफाई देनी चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं क्योंकि बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं। महिलाएं सड़कों पे निकलने से घबरा रही हो कि उनकी चेन स्नैचिंग हो रही है, कोई ना कोई शोधा के मॉलेज कर देता है। जो ओल्ड एज लोग हैं वो घरों के अंदर कोई कत्ल हो रहे हैं। और ऐसी दिल्ली को महफूज कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं लोग। दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली का जो गृह मंत्रालय, उनके बीच का अंतर इतना गहराता जा रहा है कि लोग अब कानून के नाम पर मतलब इतने घबराए हुए हैं कि अब वो विश्वास करने नहीं ट्रस्ट कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर पाएंगे। इट लुक्स लाइक इट हैज कंप्लीटली गॉन आउट ऑफ देयर विंड्स। और इसको अगर वापस कंट्रोल में लाना है तो अमित शाह जी को कुछ ऐसे एक्सप्लिसिट ऑफर्स करने चाहिए जिससे दिल्ली के लोगों को फिर से विश्वास हो। हालांकि अभी कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये कि या तो सेंटर में आम आदमी पार्टी आ जाए या बीजेपी और पुलिस हमको दीजिए आप, या बीजेपी और आम आदमी पार्टी हाथ मिला ना ये तो डिस्टेंट ड्रीम में भी पॉसिबल नहीं है। इसका वो भी होगा एक दिन। आपके मुंह में गुड़, घी, शक्कर, शहद सब कुछ वो भी होगा एक दिन। लेकिन दिल्ली की पुलिस, आप इस सरकार को NDMC का एरिया वो रखिए अपने पास और दिल्ली की पुलिस दीजिए, देखिए कैसे व्यवस्था को ठीक करते हैं। भाई यही स्कूल थे, यही अस्पताल थे, व्यवस्था यही थी, लोग यही थे, ठीक कर दिया ना। फिर तो सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक कर देंगे केजरीवाल। फिर तो सॉरी नहीं बोलेंगे, ये काम नहीं हो पाए ना। देखिए जो भी जिम्मेदारियां हमें दी उसमें सॉरी नहीं बोलते हम, लेकिन पुलिस हमारे पास नहीं है। पुलिस हमारे पास नहीं है, इसलिए सॉरी बोलने से पहले हम दुखी महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। तो ये थे दिलीप पांडे जी जिन पे हमने आज बात की चुनाव को लेके, दिल्ली चुनाव को लेके। हमको लगता है कि आपको ये जो पॉडकास्ट है वो अच्छा लगा होगा। आपके पास कोई सवाल है जो आप सर से पूछना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम जो हमारे सवाल हैं सर को दे पाएं और कोशिश करेंगे उनसे जवाब मांगने की। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।